Good morning, students. Today I'm going to start our subject Traditional Indian Textiles and Embroideries. So let's recapitulate. हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो बेसिकली ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हैं या जो टेक्सटाइल्स है ये है क्या, ये किससे रिलेट है. मैंने आपको बताया था कि ये वोवन है, हैंड पेंटेड है और ये एक टेक्सटाइल से रिलेट है. कपड़ा बनता कैसे है, कपड़े के ऊपर अलग अलग मोटिव्स आते हैं, पेंट किया जाता है, एम्ब्रॉयडरीज करी जाती हैं और कपड़े को और ज़्यादा एथनिक बना दिया जाता है. हमारी जो एम्ब्रॉयडरीज है या जो हमारा पेंट है या हमारे वोवन्स हैं ये बहुत ही ट्रेडिशनल है. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी लास्ट लेक्चर में कि ये पुराने हैं. ठीक है, तो इट्स अ ओल्ड फैशन है. ओल्ड फैशन को हर बार एक डिज़ाइनर उसके अंदर कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करता है और वो एक जो ओल्ड फैशन है वो धीरे धीरे कभी भी ओल्ड नहीं है. कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड. तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं उसी के अंदर एक डिज़ाइनर नए फ्यूजन्स डाल के, कलर्स डाल के, उनकी टेक्निक्स को चेंज करके वो फैशन जो है वो लॉन्ग लास्ट रहता है. वो फैशन आज भी हमारी सोसाइटी में चल रहा है और हम उसको अवेल कर रहे हैं. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ embroidered. So what is embroidered? Indian embroidery take its inspiration from nature and religion. हमारी जो भारतीय कलाकृति है जिसके अंदर हम बात करते हैं हाथ की कढ़ाई की, सो इसकी एक इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिली है? एक तो नेचर से मिली है, दूसरी हमें मिली है रिलीजन से. हम क्या हैं? हम भारत में रहते हैं लेकिन हमारा जो रिलीजन है वो हम एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं. हमारा रिलीजन अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है. रिलीजन अलग होने से ही हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, मॉरल्स, वैल्यूज सब अलग अलग हो जाती हैं. The colors, the base, the theme and the style and reflective of a particular region. एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से ही क्या होता है, हमारा कलर्स में चेंज आ जाता है, थीम में चेंज आ जाता है और उसके स्टाइल में भी चेंज आ जाता है जो रिफ्लेक्शंस अलग अलग देता है. एम्ब्रॉयडरी ऑन वेलवेट, नेट, कॉटन एंड सिल्क एक्सेट्रा. जैसे कि कढ़ाई को, जितनी भी हम ये कढ़ाई करते हैं, इस कढ़ाई को आप वेलवेट के ऊपर भी देखते हैं, नेट के ऊपर भी देखते हैं, कॉटन के कपड़े के ऊपर भी देखा जाता है और सिल्क के ऊपर भी ये कढ़ाई होती है. सो इज़ डन ऑल ओवर द कंट्री. और पूरे भारत में, ऑल ओवर द कंट्री हमारे में ये अलग अलग रीजन्स पर किया जाता है. द पैटर्न्स आर डिसाइडेड अपॉन द बेस ऑफ द फैब्रिक एंड इट्स टेक्सचर. अब जो भी हमने पैटर्न बनाना है वो हम ये निर्भर करता है उस चीज़ के ऊपर कि हमारा कपड़ा कौन सा है और उसका टेक्सचर क्या है. The stitches depend upon the style and the effect to be produced. जितने भी स्टिचेस हैं अब वो डिपेंड करते हैं उसके स्टाइल के ऊपर और उसके इफ़ेक्ट के ऊपर कि हम क्या बनाना चाहते हैं. Themes and motifs have remained as such for countries. जैसे कि थीम्स हैं, उनके ऊपर जो डिज़ाइंस हैं, मोटिव्स हैं, वो हमें सेंचुरीज तक याद रहते हैं कि हाँ यहाँ का ये थीम है, यहाँ का ये मोटिव है. वो मोटिव्स और थीम्स ही हम लोगों को इंस्पायर करते हैं. इवन इन द प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन प्रोबेबली इट वॉज द सेम. एम्ब्रॉयडरी नीडल्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकेवेशंस. क्या था कि अगर हम हिस्ट्रिक सिविलाइजेशंस की बात करें तो हमारा एक ही काम था, नीडल्स के साथ ही कढ़ाई करी जाती थी. उसका एक ही तरीका था कि हाथ से पकड़ के धागा डालना है और कढ़ाई को करना है. द पैटर्न हैव ऑलवेज बीन फ्लोरल, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक एंड रिलीजियस. लेकिन उनके ऊपर जो पैटर्न थे वो हमेशा ही या तो किसी बात हम कर सकते हैं या तो उसके ऊपर फ्लोरल रहते थे, फ्लावर से रिलेटेड फ्लोरल रहते होंगे. एनिमल्स को, उनको एनिमल्स की फिगर्स को एम्ब्रॉयडरी करा जाता था. उसके बाद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते थे. जैसे ज्योमेट्रिक पैटर्न की बात हम एक फुलकारी की करते हैं तो फुलकारी के अंदर हमेशा एक ज्योमेट्रिक पैटर्न रहता है. देन रिलीजियस, कुछ किसी रिलीजन को
अगर आपने शो ऑफ करना है तो उस रिलीजन्स की पिक्चर्स को आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। देन ईच एम्ब्रॉयडरी स्टाइल हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। अगर हम किसी भी एक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल की बात करें तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है एंड अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, और उसके अंदर एक स्टोरी भी है। अगर एक एम्ब्रॉयडरी किसी रिलीजन से या किसी रीजन से शुरू हुई है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक स्टोरी है। सो things will till very recently remain the same till the craft of embroidery was commercialized। अब क्या था कि अगर हम एक बात करें क्राफ्ट की, एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट की बात करें तो हमेशा ही कमर्शियलाइज्ड रहा है। कमर्शियलाइज्ड क्या कि अगर आज हमने एम्ब्रॉयडरीज करी हैं, बनाई हैं, तो हम उनको सेल करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, कमर्शियलाइज्ड होंगी वो। Even now the themes and the motifs are same but the production techniques have changed। अभी भी वही themes चल रहे हैं, वही सब कुछ motifs चल रहे हैं, लेकिन क्या है, अब जो प्रोडक्शन है वो हाई लेवल पे हो चुकी है, उसकी रेंजेस एक्सपैंड हो चुकी हुई हैं, और आज की डेट में क्या है, टेक्निक्स, प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक्स चेंज हैं। मशीन एम्ब्रॉयडरी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्टाइल्स एंड यूजेस। उसके बाद क्या आ गया कि मशीन एम्ब्रॉयडरीज आ गई। पहले हैंड एम्ब्रॉयडरीज होती थी। हैंड एम्ब्रॉयडरीज में क्या था, इट टुक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ लेबर, बहुत ज़्यादा समय लगता था। लेकिन आज की डेट में भी हैंड एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, उनके शॉल्स बनते हैं, बेडशीट्स बनती हैं, सब कुछ बनता है। लेकिन ये है कि उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इंस्टेड ऑफ दिस क्या आ गया, मशीन एम्ब्रॉयडरीज आ गई। मशीन एम्ब्रॉयडरीज में क्या हुआ, काम स्पीडी होना शुरू हो गया, मैन पावर कम हो गई, और मोर ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो हाई रेंजेस पर शुरू हो गई। सो हैज़ द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न पैटर्न्स एंड एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स। अब इसके अंदर क्या आ गया, वेस्टर्न पैटर्न्स आ गए, एम्ब्रॉयडरी के स्टाइल्स चेंज हो गए। Embroidery is now just an expression, it is the same an art of decoration। आज की डेट में एम्ब्रॉयडरी सिर्फ एक एक्सप्रेशन ऐसा माना जाता है कि उसको कहा जा सकता है कि एम्ब्रॉयडरी क्या है, एज अ डेकोरेशन का काम करता है। डेकोरेशन ऑफ क्लोथ्स, बेड कवर्स, फर्निशिंग्स, ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट कैन थिंक ऑफ इन फैब्रिक। आज की डेट में, अगर आज के समय की बात करें हम, तो एम्ब्रॉयडरी को एक डेकोरेशन कहा जाता है। ये डेकोरेशन आप कपड़े के ऊपर कर सकते हैं, अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर कर सकते हो, बेड कवर्स के ऊपर ये डेकोरेशन होती है, फर्निशिंग्स के ऊपर डेकोरेशंस होती हैं। कपड़े के कहीं भी आप सोचना चाहो वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की डेकोरेशन देखी जा सकती है। एम्ब्रॉयडरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड स्टाइल्स ऑफ सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक एंड गारमेंट्स। एम्ब्रॉयडरी बहुत ही पुराना और ऐसा स्टाइल है जिसको सब ने एज अ सरफेस ऑर्नामेंटेशन से को जाना है, क्योंकि इसको कपड़े के ऊपर भी किया जाता है, और जो कपड़े रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी करी हुई आती है। तो एक सरफेस ऑर्नामेंटेशन का काम करता है फैब्रिक्स के ऊपर और गारमेंट्स के ऊपर। एंड इंडिया इज़ अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक एंड गारमेंट्स वर्ल्ड वाइड। और हमारा भारत ही एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोड्यूसर है जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारे ही एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े और ड्रेस मटेरियल्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। बे इट चिकनकारी फ्रॉम लखनऊ और फुलकारी फ्रॉम पंजाब। जैसे कि अगर हम बात करें चिकनकारी की, तो चिकनकारी कहाँ की फेमस है, लखनऊ की, या फिर और फुलकारी फ्रॉम पंजाब। और हमारे पंजाब की जो एम्ब्रॉयडरी है वो फुलकारी है। और आरी और कच्छ एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कच्छ। और जितना भी आरी का और कुची का काम होता है ये हमारी कच्छ से बिलोंग करता है। ईच इज़ बींग वैल्यूड एंड हैव देयर ओन कस्टमर। और ये बहुत ही वैल्यूएबल है हर जगह पर, और इसकी अपना ही एक कस्टमर है। इसका हर एम्ब्रॉयडरी को ख़रीदने के लिए कस्टमर बैठा है, तैयार है, और वो इन सब चीज़ों को पहनता है। Indian embroidery has gained a new horizon and has created a niche for itself in the world market। और आज की डेट में इंडियन एम्ब्रॉयडरी ने इतना ज़्यादा बड़ा हॉरिजॉन बना लिया हुआ है कि आज की डेट में एक वर्ल्ड मार्केट के अंदर इंडिया ने एक अपनी एग्जिस्टेंस बना ली हुई है। Their exclusive style and stitches imitate the ethos and culture of their region।
और इसी के एक्सक्लूसिव स्टाइल से और इसके अच्छे स्टिचेस से हमारा जो कल्चर है ये फेमस हो चुका हुआ है। रुमाल, चंबल इज़ सिल्क एम्ब्रॉयडरी और इवन वीव क्लोथ। अगर हम बात करें तो चंबल सिल्क एम्ब्रॉयडरी है जिसके यहाँ तो कपड़े भी बनते हैं और उनके वीव होकर उनके पूरी एम्ब्रॉयडरी के साथ ड्रेस मटेरियल तैयार होता है। फुलकारी इज़ ब्राइट बोल्ड फ्लोरल्स ऑन कोर्स क्लोथ कॉटन क्लोथ। और जो फुलकारी है ये बहुत ही ब्राइट कलर्स के साथ की जाती है और इसको एक खादी के कपड़े के ऊपर किया जाता है, कॉटन क्लोथ के ऊपर किया जाता है। चिकनकारी इज इंडियन वाइट वर्क ऑन फाइन मसलिन एंड कांथा इज सिंपल रनिंग स्टिचेस ऑन क्विल्ट्स और क्विल्ट क्लोथ। चिकनकारी जो है वो इंडिया की सब एक फाइन एम्ब्रॉयडरी है जो एक फाइन मसलिन के ऊपर की जाती है। कांथा एक सिंपल रनिंग स्टिच है जिसको क्विल्ट्स के ऊपर भी किया जाता है और इसको क्विल्टेड क्लोथ के ऊपर भी किया जाता है। कसूती इज़ द यूनिक साड़ी एम्ब्रॉयडरी ऑफ कर्नाटका दैट यूजेज रिलीजियस मोटिव्स। कसूती एक कर्नाटका की रिलीजियस एम्ब्रॉयडरी है जिसके साथ रिलीजियस मोटिव्स को ही प्रोड्यूस किया जाता है। एंड जरदोजी यूजेज मेटल थ्रेड ऑन फैब्रिक। और जरदोजी का काम बहुत ही महंगा है। जितने भी ब्राइडल वेयर्स हैं हमारे एक्सक्लूसिव वेयर्स हैं वो जरदोजी की एम्ब्रॉयडरी के साथ भी बनते हैं। और इस जरदोजी के जो इसमें जो यूज़ होता है थ्रेड उसको मेटल के थ्रेड के साथ किया जाता है। मिरर एंड बीड वर्क ऑफ गुजरात एंड राजस्थान हैव मेड अ niche for themselves। और अगर हम गुजरात और राजस्थान की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत ही ब्राइट कलर्स का यूज़ होता है। जितना भी मिरर वर्क है या आप बीड वर्क कह सकते हो वो सारा इन स्टेट्स में होता है। देयर आर सो मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यहाँ पर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। Even the forms having a common origin that later develop in different region differ। और इसी की वजह से हर रीजन एक दूसरे रीजन से थोड़ा सा भिन्न रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी एंड शॉल्स आर वेल नोन फॉर द ब्यूटी ऑफ कलर, टेक्सचर, डिज़ाइन एंड टेक्निक ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो उसके जो शॉल्स हैं उसके ऊपर जो काम होता है वो इन्हांस करता है उसकी कलर, उसकी ब्यूटी, उसके टेक्सचर्स, उसके डिज़ाइन, जितनी भी उसकी टेक्निक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस हैं। वेरिड, रिच इन कलर, एलेबोरेट इन डिटेल एंड exustites and execution, the Qasida patterns are freely drawn by the Naqsh, mostly from memory। अगर हम कसीदा की बात करें तो कसीदा की जो एम्ब्रॉयडरी है इसके अंदर नक्शी का काम किया जाता है और जो बहुत ही मेमोरेबल है। नक्शी का काम शुरू से चलता आ रहा है और आज की डेट में भी नक्शी के बहुत ही अच्छे यूटिलिटी वाले कपड़े बनते हैं जैसे कि ब्राइडल वेयर्स, दुपट्टाज, इनके ऊपर नक्शी का काम किया जाता है। साड़ीज़ के ऊपर नक्शी का काम रहता है, ड्रेस मटेरियल के ऊपर नक्शी का काम रहता है और ये काम बहुत ही महंगा होता है। Kashmiri embroidery was initially done on woolen fabric with woolen thread। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी का जो काम है ये वूलन फैब्रिक के ऊपर किया जाता है और वूलन थ्रेड के साथ ही किया जाता है। द मोटिव एंड द कलर्स आर टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर। और इसके ऊपर जो मोटिव और जो कलर्स यूज़ होते हैं वो नेचर से इंस्पायर होते हैं। द वूल एम्ब्रॉयडरी इज़ यूनिवर्सली फेमस। और जितनी भी वूल एम्ब्रॉयडरी है ये हमारे पूरे विश्व में फेमस है। द बेस्ट नोन ऑफ इंडियन एम्ब्रॉयडरी इज़ द कसीदा ऑफ कश्मीर। और कश्मीर की कसीदा की एम्ब्रॉयडरी को सबसे बेस्ट माना जाता है हमारे भारत की। द बेस्ट एम्ब्रॉयडरी इज़ रिवील्ड ऑन द शॉल्स। और इसकी जो बेस्ट एम्ब्रॉयडरी है आपको शॉल्स के ऊपर देखने को मिलती है। It is a cottage industry done by several members of a family in their homes, mostly around Srinagar। और लोगों का ये रोज़गार है, लोग घरों में बैठ के इन सब चीज़ों को तैयार करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ यही काम करती हैं। These shawls were woven in the twill tapestry technique where the weft were woven back and forth round the warp instead of being run right across the fabric। इसके अंदर वेफ्ट और वाप दोनों को वेफ्ट और वाप धागे के साथ इसको बनाया जाता है और इसके अंदर
जो फैब्रिक है उसके अंदर इन दोनों धागों को मिला के एम्ब्रॉयडरीज करी जाती हैं। अ शॉल कुड टेक अप 2 or 3 years to weave such as a result of the detailed and laborious weaving technique employed। और इस शॉल को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, जिस वजह से इसके अंदर बहुत लेबर रहती है और इसी लेबर की वजह से ये शॉल्स जितने भी हैं कश्मीरी एम्ब्रॉयडरीज़ के या कसीदा के बहुत ही कॉस्टली रहते हैं। टिल डेट प्रैक्टिस्ड बाय मैन एंड इट इज़ एसेंशियल अ कमर्शलाइज्ड क्राफ्ट। और यही वाला जो काम है ये लोग आदमी भी वहाँ पर करते हैं। विद द डिमांड ऑफ कश्मीरी शॉल्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस हैड बीन हैसन्ड। आज की डेट में कश्मीरी शॉल्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही बढ़ चुकी हुई है, इसी वजह से ये काम को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Thus, instead of weaving an entire piece, numerous small pieces woven by different weavers were put together and sewn up by a refuger और शॉल टेलर। बहुत सारे कपड़ों को छोटे छोटे पीसेस को आपस में जोड़कर बनाना, इसको एक डिफरेंट वीवर्स कहा जाता है। दिस स्विंग टेक्निक वॉज सो इंटीग्रेट एंड फाइन दैट जॉइंट्स कुड नॉट बी डिफेक्टेड बाय द नेक्ड आई। और इनको रफू इस तरीके से कपड़ों को जोड़ जोड़ के इस तरीके से रफू किया जाता है कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि इसके अंदर डिफेक्ट कहाँ से है, जिसको रफूगर कहा जाता है। रफू करना, रफू का मतलब है अगर कहीं से कपड़ा फट गया है तो कपड़ों को साथ साथ जोड़ के इस तरीके से रफू का काम किया जाता है कि आप पहचान नहीं पाओगे कि कपड़ा कहाँ से फटा हुआ है। द शॉल इंडस्ट्री इन कश्मीर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैन उल अबेदन द रूलर इन द 15th सेंचुरी। अगर ये शॉल इंडस्ट्री की बात करें तो ये ज़ैन उल अबेदन ने 15वीं सेंचुरी में किया था। व्हेन ही वॉज अ प्रिंस ही वॉज टेकन इन कैपेसिटी एट समरकंद। और एक प्रिंस थे जिन्होंने इसका काम लिया था और उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे क्राफ्टमैन थे जिन्होंने अलग अलग चीज़ों को जोड़ के ऐसा काम बनाना शुरू किया था। वन ज़ैल रिटर्न टू हिज कंट्री, जब ज़ैल अपनी कंट्री में वापस आए, ही सेंट पीपल इन सर्च ऑफ टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन। उसके बाद उन्होंने लोगों को भेजा और खोजने की कोशिश करी कि उन लोगों को खोजा जाए जो ऐसे क्राफ्टमैन हैं। द शॉल वीवर्स फ्रॉम पर्शिया वर ब्रॉट टू इंडिया टू इंकरेज दिस आर्ट। उसके बाद पर्शिया से लोगों को लाया गया, उनको यहाँ पर इंडिया में, और उनको इंकरेज किया गया इस काम को करने के लिए। एम्परर अकबर वॉज अ कीन एडमायरर ऑफ शॉल्स। और जितने भी और हमारे जो अकबर थे, अकबर राजा अकबर ने भी वो बहुत ही फॉन्ड ऑफ थे इन शॉल्स के। तो उन्होंने क्या करा कि एडमायर हुए इन शॉल्स को लेके। अकबर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टाइप ऑफ शॉल। और अकबर ही ऐसे हैं जिन्होंने नए शॉल को इंट्रोड्यूस करा था। द दोशाला मीनिंग ट्विन शॉल। दोशाला का मतलब होता है ट्विन शॉल, मतलब दो शॉल। In this, two similar shawls were woven together and then sewn back to back so that the under surface of the shawls were not visible। इसके अंदर क्या होता है, दो शॉल्स एक जैसे बनाकर उनको आपस में जोड़कर एक शॉल बना दिया जाता है ताकि जो उसका अंदर वाला इनले है वो दिखाई ना दे और फ्रंट और बैक साइड पे दोनों पर एम्ब्रॉयडरी नज़र आए। द डिमांड ऑफ शॉल इंक्रीज ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। और उसी समय पर ऐसे शॉल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, बाहर भी और हमारे इंडिया में भी। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ प्लेजर लविंग मुगल्स द शॉल डिज़ायर्ड वर दोज वर्कड इन गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स। उसके बाद जब मुगल का टाइम आया तो उन्होंने सोने और चांदी के धागों के साथ शॉल्स के ऊपर काम करवाना शुरू किया। By the 18th century, Europe was quick to realize the potential of the shawl industry and thus many centers were set up by where the finest Scottish wool was used to intimate Kashmiri shawl। उसके बाद 18वीं शताब्दी में यूरोप को ये रियलाइज़ हो गया कि ये पोटेंशियल तो बहुत ही बढ़िया है शॉल बनाने का। उसने ऐसी इंडस्ट्री को खोला जिसके अंदर कश्मीरी शॉल्स को बनाना शुरू कर दिया। But Kashmiri shawls were much lighter as they were made of the fine standard of hair as opposed to wool or silk by the Europeans। उसके बाद कश्मीरी शॉल जो हैं वो बहुत ही लाइट वेट के रहते हैं, बहुत ही फाइन वूल के साथ उनको बनाया जाता है और वो फेमस हैं कि अगर आपने एक फिंगर रिंग पहनी है तो जो प्योर वूल का शॉल है वो फिंगर रिंग के अंदर से निकल जाता है, वो इतना फाइन रहता है लाइक सिल्क। So these shawl were exported to Europe where the women draped
देम ओवर देयर ड्रेसेस एज अ फैशन। उसके बाद यूरोप में ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया और वहाँ पर औरतों ने उनको ड्रेप करने के लिए अपनी ड्रेसेस के ऊपर ऐसे शॉल्स को लेना शुरू कर दिया। मर्चेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू परचेज शॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद जितने भी बिजनेसमैन थे वो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ऐसे शॉल्स को बनवाना शुरू कर दिया। So there was a decline in the shawl weaving industry of Kashmir by the end of the 19th century। उसके बाद 19वीं शताब्दी के आखिर में इसके अंदर एक डाउनफॉल आना शुरू हो गया। This happened due to many factors, और ये बहुत कारणों की वजह से ऐसा हुआ। One was that the demand of Kashmiri shawls went down। एक कारण ये भी था कि कश्मीरी शॉल्स की जो डिमांड थी वो कम होनी शुरू हो गई। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड वोवन डिज़ाइंस लीडिंग टू हाई प्राइस। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस ने हाई प्राइस की डिमांड बना ली, जिस वजह से इन शॉल्स की जो थी डाउनफॉल आना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अनदर रीज़न मे बी दैट इन यूरोप फैशन चेंज्ड एंड द शॉल्स वर नो मोर इन वोग। उसके बाद क्या हो गया, एक रीज़न ये भी था कि यूरोप के लोगों ने इनको अब पसंद करना कम कर दिया था। ओनली पीपल इंडिया एंड पर्शिया कंटिन्यू टू परचेज शॉल। सिर्फ इंडिया और पर्शिया के लोग ही पसंद करते थे कश्मीरी शॉल्स को। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगला टॉपिक करवाया जाएगा। आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई भी सजेशंस हैं या क्वेरीज़ हैं आपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम पूरे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और आप इनको, जितने भी बच्चे हैं इस वीडियोस को देख रहे हैं, कोशिश करिए इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। अगर आप और भी आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए आपको, तो वो आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।